हमारे मोहल्ले में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई। जनाजे वाले दिन मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे बाप ने उसे गुस्ल दिया और अपने हाथों से दफनाया। कुछ दिन बाद मेरे बाप ने मेरी शादी करके मुझे रुखसत कर दिया। शादी की पहली रात जब मैंने अपना दूल्हा देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि ये तो वही लड़का था जिसकी मौत कुछ दिन पहले। मेरा नाम रिहाना है। मेरी उम्र 19 साल है और मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। मेरे वालिद एक मस्जिद में मौलाना थे और तहज्जुद गुजार थे। अम्मा भी 5 वक्त की नमाजी और दीनदार थीं। माँ बाप ऐसे हों तो औलाद भी माँ बाप के नक्शे कदम पर चलती है। मैं और मेरी दोनों बहनें अम्मा की तरह ही नेक अतवार रखती थीं। लेकिन जब इतना नेक घराना हो तो आजमाइश भी तो आती है ना। मुझसे छोटा और दूसरी दोनों बहनों से बड़ा भाई जावेद ना जाने किस पर चला गया था। अब्बा उसे बेदीन कहते थे। उसे ना नमाज की फिक्र होती थी और ना ही किसी काम की कि मैं अब जवान हूँ तो घर के खर्चे पूरे करने के लिए काम धंधा करूँ। मगर वो हमारे सर पर नाचता था कि घर में है क्या खाने को, और मैं ऐसे गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, मैं कहीं चला जाऊंगा। इस तरह की बातें सुनकर हमारा दिल जलता था और हम उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते थे। अब्बा के हाल का तो मैं अंदाजा भी नहीं कर सकती थी कि घर में जवान होती लड़कियां थीं और अक्सर फाके करने पड़ते थे। मेरे अब्बा की तनख्वाह इतनी थी कि पूरे दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाता तो गनीमत थी। हम बहनें तो सबर शुक्र कर लेती थी, पर मेरा भाई बचपन से ही नाशुक्रा था और रोज घर में लड़ाई झगड़ा डाल कर रखता था। मैं अपना ज्यादातर वक्त तस्बीहात करते हुए गुजारा करती थी। मुझ पर अल्लाह ताला की खास नजर करम थी, इसलिए मैं उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश में लगी रहती थी। अम्मा कहती थी, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बेटियों को अमीर घराने मिले जहाँ वो अपनी जिंदगी की तमाम हसरतें पूरी कर सकें। मैं अम्मा की ख्वाहिश के जवाब में दुआ करती कि ऐसा ही हो। मेरी भी आरजू थी कि कम से कम शादी किसी अमीर घराने में होनी चाहिए ताकि जिंदगी आसानी से गुजरे। मैं अक्सर अपनी खाला के घर अपनी बहन को साथ लेकर जाती थी, जो सड़क की दूसरी तरफ बने टाउन में था। मेरी खाला जिस टाउन में रहती थी वहाँ बहुत बड़ी कोठियां थीं, जिनको देखकर मैं और मेरी बहन बहुत मुतासिर होते थे। खाला का घर टाउन के आखिरी सिरे पर था। खाला की माली हैसियत काफी अच्छी थी और अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी खाला अपने इकलौते बेटे के लिए मुझे मांग ले। मैं और मेरी बहन आज फिर खाला की तरफ गए थे, क्योंकि उनको कुछ काम था। जब भी मैं उस रास्ते से गुजरती थी मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई चोरी चोरी मुझे देख रहा है, मगर जब मैं इधर उधर देखती तो कोई ना होता। आज भी यही एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं डर गई और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए अपनी बहन का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। खाला के घर कुछ मेहमान आने वाले थे और उन्होंने खाना बनवाना था। मैं खाना बनाने लगी और मेरी छोटी बहन को खाला ने सफाई पर लगा दिया। सारा काम करने के बाद मैंने थकन से चूर होकर पूछा, वैसे खाला आपने बताया नहीं कि कौन लोग आ रहे हैं। खाला ने 10-12 लोगों का खाना बनवाया था, इसलिए मुझे तजस्सुस हो रहा था। खाला कहने लगी, बेटे का रिश्ता पक्का किया था, आज वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं। ये सुनकर ऐसा लगा कि गोया सर पर कयामत टूट गई हो। खाला ने हमें बताए बगैर ही बेटे का रिश्ता तय कर दिया था और उधर अम्मा ने तो कुछ और ही आस लगाई हुई थी। मैं भी दुखी दिल से घर वापस आ गई। घर आकर अम्मा को बताया तो वो बहुत रोई कि मेरी बहन को मेरा ख्याल ना आया। तभी बाहर से मेरा भाई अंदर आया। उसके हाथ में बहुत से फल थे और घर का सामान भी। अम्मा अपना रोना भूल कर उसे देखने लगी और हैरत से पूछा, ये ढेर सारी चीजें कहाँ से आई हैं तेरे पास? इतने पैसे कहाँ से आए थे? मुझे भी कुछ दिनों से भाई की हरकतें बड़ी मशकूक लग रही थी। अम्मा के सवाल के जवाब में भाई जावेद कहने लगा, अम्मा तू खाने से मतलब रख, बाकी सवाल छोड़ दे। मगर हमें टेंशन थी कि कहीं वो कोई गलत काम करके घर में पैसे ना लाया हो। एक रोज भाई रात को आया और आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। रात को सबके लिए खाना भी बाहर से लाया। अब्बा ने तो खाने से ही मना कर दिया कि जाने कहां से लाया है, हराम का है या हलाल की कमाई का, मुझे क्या पता। मगर माँ तो फिर माँ होती है, अपने बेटे की बातों में आ गई और हम सबको भी खाना खिलाती थी कि भाई अब कहीं काम करने लगा होगा।
अगले दिन ना जाने क्यों सुबह से ही मेरा दिल घबरा रहा था, सीने में जैसे घुटन सी हो रही थी। आज तो घर में मेरे और छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा और अब्बा मोहल्ले की एक फौतगी पर गए हुए थे। मोहल्ले में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई थी। अब्बा उसकी मैयत को गुस्ल देने के लिए गए और मेरी बहन खिड़की खोलकर खड़े हो गई। मेरी बहन कहने लगी, बाजी, गले से जनाजा गुजर रहा है। मैं भी थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। उसी वक्त किसी ने मैयत का आखिरी दीदार करने की इजाजत चाही थी, इसीलिए हमारी खिड़की के ऐन आगे जनाजा रुका और मैयत रख दी गई और उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया गया। उसका चेहरा देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो इंतहाई हसीन लड़का था जो अब एक मैयत के रूप में था। मुझे उस पर बहुत तरस आया और बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपनी बहन से कहा, देखो तो कितना जवान और हसीन लड़का है जो मर गया है। मौत कितनी बेरहम है, काश ये ना मरता। इसी असना में जनाजा उठा और वो सब आगे बढ़ गए। मेरा दिल इतनी जवान मौत को देखकर बहुत खराब हो रहा था। थोड़ी देर तक अम्मा भी आ गई। आते ही कहने लगी, बड़ी ही जवान मौत हुई है, घर वालों की तो कमर ही टूट गई है। फिर अम्मा बताने लगी, बड़े अमीर लोग थे, बेचारे लड़के को किसी ने मार दिया है। हम सबको बहुत ही अफसोस हुआ था। रात तक वो चेहरा बार बार मेरे सामने आता रहा। थक हार कर मैंने उसके लिए पारा पढ़ा और बख्शिश की दुआएं की। फिर कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून आया। 2 माह ऐसे ही गुजर गए। फिर अचानक हमारे साथ एक अजीब वाकया हुआ। अम्मा बाजार से सौदा लेने जाने के लिए सोच रही थी कि एक अमीर औरत अपनी लंबी सी गाड़ी में हमारे घर आई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो मेरे पास आकर कहने लगी, मैं अपने भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई हूँ। अगरचा मैं उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, मगर मेरे भाई की ख्वाहिश है कि वो तुमसे ही शादी करना चाहता है और तुमने मेरे भाई को देखा हुआ है। मुझे उस औरत की उन अजीबो गरीब बातों की बिल्कुल समझ ना आई कि उसके भाई को मैंने कहाँ देख लिया या फिर उसके भाई ने मुझे कैसे देख लिया और मैं उसको इतनी पसंद आ गई कि उसने शादी का ही पैगाम भेज दिया। ये मेरे लिए हैरानी वाली बात थी। मैं अम्मा के इशारे पर किचन में गई और चाय बनाने लगी। वो औरत अम्मा से कह रही थी कि अभी तो मैं बस रिश्ते का पूछने आई थी, क्योंकि ये मेरे भाई की ख्वाहिश है और मैं अपने भाई की बात टाल नहीं सकती। अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी से पूछकर आपको जवाब दे दूंगी। वो औरत चाय पिए बिना ही चली गई, वैसे जैसे वो बहुत जल्दी में थी। उसके जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा, कौन थी ये औरत, क्या आप इसे जानती हैं? अम्मा ने कहा, इसका घर भी उसी टाउन में है जहाँ तेरी खाला का घर है। रास्ते में जाते हुए इनकी बड़ी कोठी आती है। बड़े अमीर और खानदानी लोग हैं। और अम्मा मजीद जाने क्या क्या बता रही थी, मगर मैं ये सुन के कि लड़के का घर उसी टाउन में है तो मैं चौंक गई। वहीं से गुजरते हुए तो मुझे एहसास हुआ था कि कोई मुझे देख रहा है। शायद वो लड़का मुझे आते जाते देखकर पसंद करने लग गया होगा और फिर अपनी बहन को शादी के लिए कहकर रिश्ता लेने भेज दिया होगा। जरूर यही बात हो गई। अम्मा ने अब्बा से बात की और फिर मेरी मर्जी पूछी। मैंने सोचा अमीर लोग हैं, मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगी। मैंने हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी तय हो गई। वो लोग सादगी से शादी करना चाहते थे और सिर्फ 2 जोड़ों में रुखसती लेना चाहते थे। हमें भला और क्या चाहिए था, सब ठीक था। मगर जाने मेरा भाई इतने दिनों से कहाँ गुम था कि घर आना ही भूल गया था। अक्सर वो अपने आवारा दोस्तों के साथ पहले भी कहीं निकल जाया करता था और कई दिन बाद घर वापस आता था। मगर अब की बात और थी। मेरी शादी होने वाली थी। मैं चाहती थी कि मेरा भाई भी मौजूद हो, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं इंतजार करती रही, मगर वो ना आया। उसे तो मेरी शादी की इत्तला भी नहीं थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त अपने घर पर नहीं था और अब्बा तो वैसे भी उससे तंग थे, इसलिए उसे ढूंढने की कोई कोशिश ना की। खैर, मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। उस बड़ी कोठी में कदम रखते ही मुझे अपने नसीब पर फख्र महसूस हुआ। मैंने अभी तक अपने दूल्हे को देखा नहीं था। कमरे में मैं बैठी उसका इंतजार करते हुए अंदाजा लगाने लगी कि वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। इतने में कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सर उठाया ताकि अपने शोहर का चेहरा देख सकूं। उस चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई और मैं चीखकर कमरे से बाहर भागी। दूल्हे के रूप में सामने खड़ा वही लड़का था
जिसका उस दिन मैंने जनाजा देखा था, मैं उसकी शक्ल भूल नहीं पाई थी। ऐसे कैसे हो सकता था कि जो लड़का कुछ दिन पहले वफात पा चुका हो मेरे कमरे में मौजूद हो। मैं भूत भूत चिल्लाते हुए नीचे आ गई। मेरी नंद ने नागवाली से मुझे देखा और पूछा क्या हुआ है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरे कमरे में भूत है। उसी दौरान वो लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखाई दिया। मैं उसे खौफजदा नजरों से देखती हुई पीछे को होने लगी और वहीं गिरकर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मैंने डरते डरते आंखें खोली। कमरा तो वही था जिसमें रात को मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। मुझे रात वाला सारा मंजर याद आया और मैंने फिर से डर के मारे आंखें बंद कर ली। इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि मैंने उसी लड़के को देखा था जो मर चुका था। अभी मैं ये सोच रही थी कि वॉशरूम से फिर वही इंसान निकला। मेरी तो फिर से उसे देखकर तबीयत खराब होने लगी। मेरा सांस बंद होने लगा। मैंने कहा तुम तो मर गए थे ना। मैंने तो तुम्हारा जनाजा खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। मैं बुरी तरह डर गई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे कहने लगा तुम ऐसे क्यों डर रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो मुझे महसूस हुआ यानी वो एक जीता जागता इंसान था। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और पूछा तुम तो मर गए थे। उसने जवाब दिया हाँ मैं मर गया था मगर मैं फिर भी जिंदा हो गया था। सब लोग मुझे वापस ले आए। मैंने पहली बार ऐसा वाकया सुना था कि कोई मरकर जिंदा हो जाए। कोई और मुझे बताता तो शायद मैं यकीन ना करती मगर अब मैं अपनी आंखों से देख ही रही थी। अब जबकि मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई भूत नहीं है तो मेरा डर भी कम हो गया था। मैंने पूछा आपकी बहन ने बताया था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। आपने मुझे कहाँ देखा था। मैं बड़े चाहों से अपने सवाल के जवाब की मुंतजिर थी मगर उसी लम्हे उसके फोन की बेल बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कमरे से बाहर निकलते हुए कहने लगा जी डीएसपी साहब कुछ पता चला क्या। ये बात करते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं हैरानी से सोचने लगी कि ऐसी भी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी और उस पुलिस वाले की कॉल आने का क्या मकसद था। ससुराल आते ही मुझे उलझने ही मिल रही थी। मैं नाश्ता करने के गर्ज से नीचे चली आई। मेरी नंद अभी तक गई नहीं थी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे शोहर की कितनी बहनें और कितने भाई हैं। अम्मा ने तो बस यही कहा था कि सास ससुर नहीं है, छोटी सी फैमिली है, तू राज करेगी। मगर नंद के होते हुए राज वाली बात मुझे गलत साबित होते नजर आ रही थी। वो शायद रहती ही यही थी। उसका शोहर और बच्चे भी यही थे जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो यहाँ भाई के घर पर ही रहती होगी। मेरे शोहर का रवैया भी अजीबो गरीब था। वो मेरे पास आते आते दूर चला जाता जैसे उसे कोई रोक देता हो। फिर वो गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता और सारी रात अंदर कदम ना रखता। जाने उसे क्या नफ्सियाती मसला था। वो दोनों बहन भाई अक्सर आपस में कोई बात करते तो मुझे देखकर चुप हो जाते जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने तजस्सुस से सोचा कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अक्सर जब घर में मेहमान आते तो वो मुझे नीचे आने से मना कर देते। एक दिन मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नीचे उतर आई। देखा तो ड्राइंग रूम में दो तीन पुलिस वाले बैठे हुए थे जो मेरे शोहर से कुछ जरूरी बातें पूछ रहे थे। हमारे घर रोज पुलिस का आना जाना ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जरूर कोई बात थी जो मेरा शोहर मुझसे छुपा रहा था। मैंने अक्सर देखा कि हमारे साथ वाले कमरे में भी कभी कभार मेरा शोहर चला जाता था और कभी मेरी नंद भी वहां चली जाती थी। लेकिन उन दोनों के अलावा उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे भी इजाजत नहीं थी और ये भी बड़े तजस्सुस की बात थी। मेरा दिल चाहता था कि उस कमरे को कभी खोलकर अंदर जाऊं मगर मेरे पास चाबी नहीं थी। चाबी उन दोनों बहन भाइयों के पास थी। एक दिन मैंने नंद के पर्स से चाबी निकाल ली और उस कमरे में दाखिल हो गई। उस कमरे में जगह जगह मेरे शोहर की ही तस्वीरें लगी हुई थी और एकदम तस्वीर को देखते देखते मैं चौंक गई। मेरे शोहर के दाएं गाल पर तिल नहीं था लेकिन तस्वीर में तिल था। मैं सोच में उलझ गई कि ये क्या चक्कर था। मैं अलमारी वाली जानिब गई तो वहां एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो कफन में लिपटी उसी लड़के की तस्वीर थी जिसे मैंने उस दिन मरे हुए मैयत की शक्ल में देखा था। मतलब ये तस्वीर वाला लड़का वाकई में मर गया था। तो फिर वो कौन था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। तभी मेरा शोहर अंदर दाखिल हुआ।
मुझे देखकर चौंक गया। मैं उसे देखकर डरने लगी। वो जैसे सारी सूरत हाल समझ गया था। कहने लगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हें सब बताता हूँ। ये मेरा जुड़वा भाई था। उस दिन उसी का जनाजा था। मेरा भाई बहुत नेक और शरीफ लड़का था। हम दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। अम्मा अब्बा की वफात के बाद उसी ने मुझे सहारा दिया था और आपा को भी यहाँ रहने के लिए भाई ने कहा था। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें गुजरते हुए देखा करता था। तुम उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो कहता था, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। एक दिन आपा को तुम्हारे घर लेकर गया कि अभी जाकर मेरा रिश्ता मांगो, मगर आपा राजी ना हुई। कहने लगी, मैं अपने भाई के लिए कोई हसीनो जमील और अमीर लड़की लेकर आऊंगी। मेरे भाई की जिद थी कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। वो कहता था, मैं आपा को मना लूंगा, मगर उसे मनाने का मौका ही ना मिला और वो मर गया। इतना कहकर मेरा शोहर रोने लगा। मेरा भाई उसी रात घर आ रहा था जब कुछ लोगों ने उससे पर्स, मोबाइल और गाड़ी छीनने की कोशिश की और मजामत करने पर मेरे भाई को मार दिया। किसी की बेरहमी ने मेरे जवान भाई की जान ले ली। आपा उसके जनाजे के कुछ दिन बाद मुझसे कहने लगी, भाई मेरे ख्वाब में आया था और कह रहा था कि उस लड़की की शादी तुमसे करवा दूं। मेरे भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं। मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे याद आ जाता है कि तुम उसकी पसंद थी। पुलिस वाले भी इसीलिए बार बार घर के चक्कर काट रहे हैं कि वो उसके कातिल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सारी बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। मुझे तब भी उसकी मैयत देखकर बहुत अफसोस हुआ था और अब नए सिरे से दुख हो रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि कातिल एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। एक दिन अम्मा ने मुझे फोन किया और कहने लगी, मैं तुम दोनों की दावत कर रही हूँ, खाने पर आ जाना। मैंने हैरान होकर पूछा, अम्मा पैसे कहाँ से आए हैं? अम्मा कहने लगी, तेरा भाई आया है, अपने साथ ढेर सारे पैसे भी लाया है। भाई के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई और अपने शोहर को मना लिया कि हम जरूर दावत पर जाएंगे। हम लोग दावत पर गए तो दरवाजा मेरे भाई ने खोला था। मेरे शोहर को देखकर एकदम से उसके चेहरे की रंगत बदल गई। वो ऐसे डर गया जैसे किसी भूत को देख लिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ, डर क्यों गए हो? वो बगैर कोई जवाब दिए बाहर को भाग गया। मैं समझ गई कि मेरी तरह इसे भी झटका लगा होगा। मैं भी तो शादी की पहली रात ऐसे ही डर गई थी। मेरी माँ को तो पता था कि मेरी शादी उस मरने वाले के जुड़वा भाई से हो रही है, बस मुझे ही इल्म नहीं था। खैर, हम दोनों अंदर आ गए। मेरे भाई की खौफजदा हालत न जाने क्यों बार बार मेरे दिल में कुछ शक पैदा कर रही थी। वो मेरे शोहर को देखकर डरकर क्यों भागा था? उसके मुंह से ये अल्फाज क्यों निकले, ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? उसने तो आज पहली बार मेरे शोहर को देखा था। हैरान तो वो ऐसे हुआ था जैसे उसे उसके जुड़वा भाई का इल्म ना हो। मैंने सोचा, हो सकता है कि इसने भी उस दिन जनाजा देखा हो। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और अपने शोहर को खाना देने लगी। हम अम्मा के घर से वापस आ गए। मैंने रात को नमाज पढ़ी और दुआ करके सोई कि जल्दी से मेरे देवर के कातिल मिल जाए और मेरे शोहर को सुकून मिल जाए। उसी रात मैंने अजीब ख्वाब देखा कि मेरा भाई अपने कमरे की अलमारी में कुछ छुपा रहा है। मैं सुबह उठी तो उस ख्वाब को लेकर थोड़ा हैरान हुई, मगर फिर भूल भाल गई। दूसरे और तीसरे दिन भी यही ख्वाब आया तो मैंने अम्मा के घर जाने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरा भाई घर पर नहीं था। मैं उसके कमरे में जाकर तलाशी लेने लगी। ऐन उसी जगह पर जहां मैंने उसे ख्वाब में कुछ छुपाते देखा था, मैंने उसी जगह पर देखा तो एक घड़ी वहां पड़ी हुई थी। मैं बड़ी परेशान हुई कि मुझे उस घड़ी के मुतल्लिक ही बार बार ख्वाब क्यों आ रहा था। भाई घर पर नहीं था, वरना उससे पूछती। मैं उस घड़ी को अपने साथ ले आई। न जाने क्यों मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि मैंने उस घड़ी को पहले कहीं देखा है। मैं उसे पर्स में रखकर वापस ससुराल चली आई। अपने कमरे में कदम रखते ही अचानक मैं ठिठक गई। मुझे एकदम कुछ याद आ गया था। मैंने जल्दी से साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। मैंने अपने शोहर के भाई की तस्वीर को देखा तो जान निकल गई। ऐसा लगा पैरों तले से जमीन खिसक गई है। जो मैं देख रही थी उसे अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था। तस्वीर में वही घड़ी मेरे देवर ने पहनी हुई थी जो इस वक्त मेरे पर्स में मौजूद थी। लेकिन वो घड़ी हमारे घर और मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? पुलिस ने बताया था कि जब उस दिन शोहर के भाई को लूटा गया
तो डाकू उसके हाथ से घड़ी तक उतार कर ले गए थे। इसका मतलब तो ये था कि उन लोगों में एक मेरा भाई भी शामिल था, क्योंकि घड़ी उसके पास थी। और उस दिन जब हम खाने पर गए तो वो कितना डर गया था। मैंने अपने शोहर को घड़ी देकर सारी सच्चाई बता दी। उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये पांचों मिलकर लोगों को लूटा करते थे। उस दिन जब शोहर के भाई को लूट रहे थे तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। उन लोगों का इरादा सिर्फ उसे लूटने का था, मगर खींचातानी में गोली चल गई और वो बेचारा उसी वक्त मर गया। वो सारे लड़के लूटा हुआ सामान बांटकर कुछ दिनों के लिए छुप गए थे और अब वापस आए थे। तब पुलिस ने कहीं केस बंद कर दिया था, मगर एक बेगुनाह को मारकर वो कब तक बच सकते थे। आखिर पकड़ में आ ही गए थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ख्वाब में इशारा मिलना था। मुझे बार बार इशारा मिला कि मैं उस जगह पर जहां मेरा भाई कुछ छुपा रहा था, तभी मैं वहां गई थी। नहीं तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा भाई इस सारे काम में मुलविस हो सकता है। लेकिन कुदरत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उन पांचों दोस्तों को सजा हो गई और मेरे शोहर ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और हमने एक नई जिंदगी का आगाज किया। आज इस बात को 1 साल गुजर गया है और मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ।